दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त दीपक सिमैलिया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार ईरा। ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 है जिसको हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा और यह जो हमारे चैप्टर का जिस चैप्टर की हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस चैप्टर को, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या टॉपिक है हमारा? लास्ट टॉपिक है ये आज का लास्ट टॉपिक। हिस्ट्री का हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल में डाउनलोड की हुई हैं, जो मेरा चैनल है सिमैलिया सर के नाम से। आप कभी भी किसी भी समय उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल या कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी वहाँ पे मेंशन है कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार ईरा। जो वर्ल्ड वार सेकेंड था, ये दो पावर्स के बीच में लड़ा गया, सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स के बीच में। अब सेंट्रल पावर्स में कौन कौन आते थे? नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली। मैं फिर से बता देता हूँ, सेंट्रल पावर्स में नाजी जर्मनी, जापान, इटली, और एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। यह जो वर्ल्ड वार सेकेंड था, ये 1939 टू 1945 तक लड़ा गया। मतलब कि 6 सालों तक ये वर्ल्ड वार सेकेंड लड़ा गया। और कई बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि वर्ल्ड वार सेकेंड किन दो पावरों के बीच में लड़ा गया। तो आपका जवाब सिंपल होगा, आपको याद हो जाना चाहिए मेरा पढ़ाने के साथ ही, सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे ये लिखे हुए हैं, और एलाइड पावर्स में कौन कौन थे यह लिखे हुए हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से आपको सवाल में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इम्पैक्ट क्या हुए वर्ल्ड वार सेकेंड के, जो कि 1939 टू 1945 तक लड़ा गया। इसमें लगभग 60 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वर्ल्ड की वो मारी गई। लगभग 3% पॉपुलेशन डाइड हो गई और काफ़ी सारे लोग इसमें इंजर्ड हुए। और एक ख़ास बात इस युद्ध की ये थी कि इस युद्ध में सोल्जर्स के मुकाबले सिविलियंस की जान ज़्यादा गई थी। जैसे ये वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, ये जो अमेरिका था ये एमरजेंस एज डोमिनेटिंग पावर इन वेस्टर्न वर्ल्ड में उभरा, और सोवियत यूनियन एमरजेंस एज डोमिनेटिंग पावर इन ईस्टर्न वर्ल्ड में उभरा। मतलब ये दो, अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये दो पावरें उभरी। कहाँ पर? वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका और सोवियत यूनियन में ईस्टर्न वर्ल्ड। पोस्ट वार सेटलमेंट एंड बैटन वुड इंस्टीट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। देखिए वर्ल्ड वार सेकेंड जो था, जो ये वर्ल्ड वार था, ये 6 सालों तक लड़ा गया। इसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ, काफ़ी सारे लोगों की जानें गई, काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हुए। जैसे पीछे की आपने पढ़ा, सिविलियंस की जान गई सोल्जर्स के मुकाबले में ज़्यादा। तो इस युद्ध में जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ स्टेप उठाए गए। कुछ स्टेप मतलब उन्होंने सोचा कि चलो कैसे इस युद्ध में जो हमें नुकसान हुए उसकी भरपाई करने के लिए क्या किया जाए। तो एक डिस्कशन हुई बाय डिफरेंट कंट्रीज़ में फॉर पोस्ट वार रिकवरी के लिए, कि युद्ध से उभरने के लिए कि चलो कुछ करते हैं, देखते हैं कि क्या किया जाए। तो क्या किया गया इसमें? प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक स्टेप उठाया गया जिसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाएगी इकोनॉमी में। मास प्रोडक्शन ज़्यादा की जाएगी, कंजम्पशन बढ़ाई जाएगी, लोगों की इनकम को बढ़ाया जाएगा, बेटर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी उनको, और गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये कुछ स्टेप मतलब लिए गए पोस्ट वार रिकवरी, मतलब युद्ध से उभरने के लिए। युद्ध में जो नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, ये कुछ इसमें डिस्कस किया गया। पोस्ट प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कुछ पॉइंट थे जो डिस्कस किए गए। और दूसरा था इकोनॉमिक लिंक्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, के इकोनॉमिक लिंक बनाएंगे हम आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ठीक है। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ़ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स करे,
और कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कंट्रोल फ्लो ऑफ कैपिटल एंड लेबर की जाए। तो यह कुछ चीज़ें थी जो कि डिस्कशन की गई थी डिफरेंट कंट्रीज़ में पोस्ट वार रिकवरी के लिए, कि किस प्रकार हम जो हमें युद्ध में नुकसान हुआ है उसको हम कैसे स्टेबल करें, कैसे उभरें उससे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जुलाई 1944, बैटन वुड हेमिस्फीयर यूएसए। देखिए ये बैटन वुड हेमिस्फीयर क्या है ये आपको समझ आ जाना चाहिए। यहाँ से भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जुलाई 1944 बैटन वुड हेमिस्फीयर ये एक प्लेस है। क्या है ये एक जगह है। ओके, क्या है ये एक जगह। और यहाँ पर क्या होती है, कॉन्फ्रेंस की जाती है इस जगह के ऊपर। बैटन वुड हेमिस्फीयर में एक कॉन्फ्रेंस की जाती है और जिस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया जाता है UNMFC, मतलब यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, उसी को बैटन वुड कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। इसी को UNMFC को क्या बोला जाता है, बैटन वुड कॉन्फ्रेंस। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो दिस इज़ यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये बैटन वुड हेमिस्फीयर क्या था, एक प्लेस थी जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस की जाती है। कॉन्फ्रेंस को नाम दिया जाता है UNMFC। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ताकि आपको मेरे साथ याद हो जाए। और यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, उसी को बैटन वुड कॉन्फ्रेंस बोला जाता है कि जो कि जुलाई 1944 में की गई थी। अब यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि बैटन वुड इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप। ये ना, ये बैटन वुड कॉन्फ्रेंस, इसमें बैटन वुड इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए। इसके अंडर दो इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए। एक का नाम था IMF और एक का नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पहले का नाम क्या था, IMF, इंटरनेशनल, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, M स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी, M स्टैंड्स फॉर फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दूसरा था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। और ये दोनों जो थे कब क्रिएटेड किए गए, जुलाई 1944 में। और इनका काम क्या रहता था, क्या काम रहता था IMF का, कि टू डील विथ एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट इज मेंबर नेशंस। ठीक है, उनके साथ डील करना। और ये जो वर्ल्ड बैंक था, इसका क्या एम रहता था कि क्रिएटिंग अ मोर स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस ग्लोबल इकोनॉमी, एक प्रॉस्पेरस एंड स्टेबल ग्लोबल इकोनॉमी को बनाना। हेल्प करना उन कंट्रीज़ की जिन कंट्रीज़ में गरीबी है, नुकसान हुआ है जिनको बहुत ज़्यादा युद्ध से, उन कंट्रीज़ की हेल्प करना। इसलिए ये IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई बैटन वुड इंस्टीट्यूशन के तहत। कब की गई, कब क्रिएट किए गए दोनों, जुलाई 1944 में। और दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में, और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, वाशिंगटन DC एंड यूनाइटेड स्टेट। अब वर्ल्ड बैंक वॉज सेटअप पीछे पड़ा कि 1944 में टू फाइनेंस पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, पीछे बताया मैंने कि जो युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसकी रिकवरी करने के लिए, उसको मतलब दोबारा उसको फाइनेंस पर प्रोवाइड करवाने के लिए, उसको दोबारा उभारने के लिए इस वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ये IMF एंड वर्ल्ड बैंक रेफर्ड एज बैटन वुड इंस्टीट्यूशन, और सम टाइम इस बैटन वुड इंस्टीट्यूशन को द बैटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द बैटन वुड्स ट्विन। ये भी सवाल पूछा जाता है कई बारी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, कि बताइए कि ये बैटन वुड ट्विंस क्या है, तो वो यही है IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब ये जो IMF और ये वर्ल्ड बैंक था, ये अमेरिका डोमिनेंस वॉज मोर इन दिस इंस्टीट्यूशंस इन डिसीजन मेकिंग। अमेरिका के पास ज़्यादा डोमिनेंसी, डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो किसके पास थी, अमेरिका के पास थी, क्योंकि अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश था उस वक़्त, तो उसके पास ही डिसीजन मेकिंग पावर सारी उसी के पास हुआ करती थी। बैटन वुड सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बैटन वुड सिस्टम था, ठीक है, ये किसके ऊपर
कार्य करता था, किसके ऊपर बेस था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, इसमें क्या होता था कि वर्ल्ड की डिफरेंट करेंसीज होती थी, उसको डॉलर से फिक्स कर दिया जाता था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या किया जाता था, वर्ल्ड की जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज होती थी उसको डॉलर के साथ फिक्स कर दिया जाता था, मतलब डॉलर के साथ फिक्स कर दिया जाता था। और ऑल्सो फिक्स्ड विथ गोल्ड, और गोल्ड के साथ भी फिक्स करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल $35 किसके इक्वल था, पर ऑनस ऑफ गोल्ड के। तो दिस इज फिक्स एक्सचेंज रेट। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर 1950 टू 1970s में क्या हुआ कि ये जो पीरियड था, दिस पीरियड मोस्टली मोर स्टेबल, बहुत स्टेबल पीरियड था ये, मतलब अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम फॉर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस एंड जापान। काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी इस वक्त, और जो वर्ल्ड ट्रेड था वो एनुअली ग्रीव कर रहा था 8% से, विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं थी, 8% से ग्रो कर रहा था। और एंड इनकम नियरली 5% ग्रो कर रही थी। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइजेस, सब कुछ अच्छा था, इसलिए दिस इज़ मोर स्टेबल पीरियड था ये 1950s टू 1970s का। आपकी किताब में ये 4.2 पॉइंट करके लिखा हुआ, बस इतना ही है इसमें कि 1950 से 1970 का पीरियड कैसा था, हमने ये डिस्कस किया यहाँ पे, स्टेबल था। ओके, इसको इतना याद रखिएगा आप। और जो इसी पीरियड में 1950s टू 1970s में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो वर इन हरी टू कैच अप विद द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, वो भी मतलब एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की तरह बनना चाहती थी। कौन, डेवलपिंग कंट्रीज़। ये भी उनकी नकल मार रही थी एक हिसाब से कि चलो हम भी जैसे वो आगे बढ़ रही हैं हम भी कुछ ऐसा कार्य करेंगे ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है डी कोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। देखिए आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, जैसे ही आफ्टर वर्ल्ड वार का एंड हुआ, ख़त्म हुआ, तो आने वाले 2 डिकेड्स में ये जो मोर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका जो थी, जो इनमें कुछ देश थे एशिया और अफ्रीका के, ये फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट, इनको आज़ादी दे दी गई आने वाले 20 सालों में। एशिया और अफ्रीका के कुछ देश थे, तो इसमें जैसे ही इनको आज़ादी दी गई तो इनको बुरी तरह लूटा कॉलोनियल रूल के अंडर। जितना कुछ भी था यहाँ पे, रिसोर्सेज थे, मतलब जो कुछ भी था, जितनी उनसे तबाही की गई, जितना उनसे बन सकता था, जितना वो लूट सकते थे उन्होंने लूटा। बाद में तो चलो इनको आज़ाद कर दिया, इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया इनको, लेकिन जैसे ही ये इंडिपेंडेंट हुए तो यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज थे ही नहीं। इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ वर पूरी तरह हैंडीकैप हो चुकी थी, क्योंकि क्यों हो चुकी थी मैंने भी बात बताई, क्योंकि हम गुलाम थे, बिकॉज ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय तक कॉलोनियल रूल रहा। उनका जो मर्जी करती थी करते थे, उन्होंने रिसोर्सेज को लूटा, लोगों के ऊपर अत्याचार किए, तो उस वजह से यहाँ पर पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ वर हैंडीकैप थी। आगे है बैटन वुड इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। देखिए ये जो बनाया गया था बैटन वुड इंस्टीट्यूशन, जिसको हम अभी हमने पीछे पढ़ा, जिसको हम बैटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको पीछे स्लाइड्स करके, इसलिए ताकि आपको याद हो जाए कि बैटन वुड ट्विंस भी इसका नाम है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक का। तो ये जो वर्ल्ड बैंक और ये IMF था, ये सपोर्ट करता था डेवलपर्ड कंट्रीज़ को, ठीक है। ये इनका बड़ा एक मतलब एक प्रकार का इनका ये अनजस्टिस था। ये किसको सपोर्ट करते थे, डेवलपर्ड कंट्रीज़ को। डेवलपर्ड कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी उनको सपोर्ट करते थे, उनको उनकी हेल्प करते थे, जहाँ उनको जरूरत पड़ती थी फाइनेंस की, पैसे की, या किसी भी प्रकार की हेल्प पड़ती थी तो ये चल पड़ते थे, हमेशा दरवाजे खुले होते थे इनके डेवलपर्ड कंट्रीज़ के लिए, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये सपोर्ट नहीं करते थे। तो जब ऐसा हिसाब देखा गया तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया G77, और उसके अंडर ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, NIEO। इसके अंडर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी इस G77 के अंडर, जिसको न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया गया इसके अंडर, तो गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज। इसमें कहा गया कि भाई
जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको रियल कंट्रोल दिया जाए रिसोर्सेज के ऊपर, और मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए डेवलपमेंट में। फेयर प्राइसेस हों फॉर रॉ मटेरियल के लिए, बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़ मार्केट हों। तो ये सब कुछ G77 में डिसाइड किया गया। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक और जो IMF था वो सपोर्ट करता था सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो सपोर्ट नहीं करते थे। इसलिए ये G77 को ऑर्गेनाइज किया गया। उसके अंडर ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना की गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। आगे टॉपिक है हमारा एंड ऑफ बैटन वुड एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आफ्टर 1960s के बाद जो US इकोनॉमी थी ये फॉल होना शुरू हो गई। फॉल होने का रीज़न क्या था कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड द US फाइनेंस एंड कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। देखिए क्या था कि जो इकोनॉमी थी, US था, इसने काफ़ी सारे देशों में अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो जब जैसे उनके प्राइसेस फॉल होने लगे तो इसको घाटा होने लगा, और उसी की वजह से जो US इकोनॉमी थी ये फॉल में आने लगी। और उससे हुआ क्या कि द US डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांड कॉन्फिडेंस एज वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी। वो जो बनाया था ना फिक्स एक्सचेंज रेट, वो नहीं टिका, क्योंकि US इकोनॉमी जो थी वो फॉल हो गई, वो टिका ही नहीं, वो रहा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं रहा कोई भी। तो फिक्स एक्सचेंज रेट को चेंज करके क्या बना दिया गया? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट को चेंज करके क्या बना दिया गया? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन ऑफ गोल्ड। वही पीछे मैंने बात बताई आपको। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ सिस्टम एंड फिक्स एक्सचेंज रेट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्योंकि वो रहा नहीं, US इकोनॉमी फॉल हो गई, फिक्स एक्सचेंज रेट्स अस्तित्व में नहीं रहा, और उसको चेंज करके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ थी। डेवलपिंग कंट्रीज़ लोन लेती थी कहाँ से? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती थी। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को मजबूर किया जाता था कि वो लोन कहाँ से लें? वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से। और यहाँ पे क्या होता था कि इनको लोन जो था वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दिया जाता था। जब इनको लोन यहाँ पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता था, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि इनकी जो इनकम थी वो डिक्लाइन हो रही थी, इनका जो डेट था, डेट क्राइसिस आ गई, पॉवर्टी बढ़ गई। स्पेशली इसके सबसे ज़्यादा बुरे हालात कहाँ देखे गए? अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। यहाँ पे तो इकोनॉमिक कंडीशंस कम्प्लीटली वर्स्ट हो गई। क्योंकि इनको काफ़ी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इनको लोन दिया जाता था। इनको मजबूर किया जाता था कि आप यहीं से लो, यहाँ से मत लो। तो इसी बीच ये जो चाइना था, चाइना में क्या था कि जो वेजेस थे वो रिलेटिवली लो थे वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी पॉपुलेशन थी। चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से वहाँ पे जो काम करने के लिए जो लोग आसानी से मिल जाते थे, कम वेजेस के ऊपर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसको देखते हुए दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन MNC कम्पीटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट। तो उसको देखते हुए वहाँ पे जब उनको लेबर दिखी सस्ती है कि भाई यहाँ पे लेबर सस्ती है, तो काफ़ी सारी वहाँ पे फॉरेन कंपनीज़ जाके इस्टेब्लिश हो गई और वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। जिससे क्या हुआ कि जो चाइना था वो एक वर्ल्ड इकोनॉमी के रूप में उभरने लगा। और उसके साथ ही इंडिया एंड ब्राज़ील वी हैव अंडरगॉन रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसके साथ इंडिया और ब्राज़ील में भी रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आई। तो यह हमारा आज का टॉपिक था जो हमने पूरा डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया था, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि समझना ज़रूरी है। रट्टा लगाने से बेहतर है कि इस चीज़ समझ आ जाए ताकि आप उसको एग्ज़ाम में अपने वर्ड्स में बना के लिख सकें। तो खुश रहें, मंगलमय रहें, बड़ों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें, सम्मान करें। धन्यवाद।